दोलित्र के फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे। ऑसिलेटर फंडामेंटल्स। हम सबसे पहले किसी दोलन करते हुए दोलक से हम इसकी तुलना करते हैं। इसमें ऊर्जा का विनिमय स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के मध्य रहता है। प्रायोगिक दोलक की धुरी या पिवोट पर घर्षण तथा वायु प्रतिरोध एयर रेजिस्टेंस के कारण ऊर्जा हानि होती है, जिसके कारण प्रत्येक अर्ध चक्र में दोलनों का आयाम घटता है तथा अनंत दोलक स्थिर अवस्था में आ जाता है। इस स्थिति में दोलक के दोलनों को अवमंदित या फिर डैम्प्ड कहते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। प्रायोगिक एलसी परिपथ में प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध होता है तथा संधारित्र के परावैद्युत पदार्थ में क्षरण या लीकेज होता है। इन कारणों से दोलनों के प्रत्येक चक्र में ऊर्जा की हानि होती है तथा दोलन धारा में आयाम में कमी होती है। परिणामतः दोलन धारा में आयाम में लगातार कमी रहती है तथा संपूर्ण ऊर्जा हानि होने पर धारा आयाम शून्य हो जाता है। अतः टैंक परिपथ स्वतः ही दोलन उत्पन्न करने में सक्षम होता है, परंतु उत्पन्न दोलनों के अवमंदन हो जाता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। अब हम बात करते हैं दोलनों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। टैंक परिपथ द्वारा उत्पन्न दोलनों की आवृत्ति के निर्धारण परिपथ से जुड़े एल व सी के द्वारा किया जाता है। दोलनों की वास्तविक आवृत्ति टैंक परिपथ के अनुनादी आवृत्ति या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, जो दी जाती है इस इक्वेशन से, यानी कि एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। स्पष्ट है कि अनुनादी आवृत्ति एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/LC, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। यदि धारिता का मान अधिक लिया जाए तो संधारित्र पूर्ण आवेशित या निरावेशित होने में अधिक समय लगेगा। अतः टैंक परिपथ में उत्पन्न दोलनों के लिए आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, अर्थात आवृत्ति का मान घटेगा। इसी प्रकार यदि प्रेरकत्व L का मान अधिक लिया जाए तो धारा प्रवाह का विरोध भी प्रेरकत्व गुणों के कारण अधिक होगा तथा दोलन काल में मान भी अधिक होगा। अतः प्रेरकत्व तथा धारिता के मान में वृद्धि करने पर आवर्तकाल में वृद्धि तथा आवृत्ति में कमी होती है। प्रतिपालित या अनवमंदित दोलन या सस्टेन्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की हम बात करते हैं। एलसी परिपथ या टैंक परिपथ के दोलनों को नियत स्तर पर पोषित या संरक्षित रखा जा सकता है। यदि परिपथ में होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति बाह्य स्रोत द्वारा की जाए। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक दोलन चक्र में निश्चित समय पर ऊर्जा स्पंद आरोपित किए जाते हैं। नियत स्तर पर पोषित दोलनों की प्रतिपालित या सस्टेन्ड या अनवमंदित अनडैम्प्ड दोलन कहते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। ऐसे दोलन विद्युत दोलित्र परिपथों इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सामान्यतः विद्युत दोलित्र के 3 मुख्य गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो ये है, इनके परिपथों में सक्रिय विद्युत अवयव जैसे कि ट्रांजिस्टर उपस्थित होना चाहिए, जो प्रवर्धक की तरह कार्य करे। दूसरा, प्रवर्धक में पुनर्निवेश धनात्मक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। तीसरा यह है कि पुनर्निवेश पर्याप्त होना चाहिए जिससे ऊर्जा हानि की पूर्ति की जा सके। धनात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक दोलित्र के रूप में पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर एज एन ऑसिलेटर। धनात्मक पुनर्निवेश का मुख्य उपयोग दोलित्र के रूप में किया जाता है। एक दोलित्र बिना किसी निवेशी एसी संकेत के निर्गम एसी संकेत उत्पन्न करता है। निर्गम संकेत का कुछ अंश पुनर्निवेश कराया जाता है। यह पुनर्निवेश संकेत ही आंतरिक प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत के रूप में कार्य करता है। निवेशी संकेत की अनुपस्थिति में दोलित्र द्वारा निर्गम संकेत प्रदान करने की व्याख्या हमने इस चित्र में आधार पे कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया है, आंतरिक प्रवर्धक वोल्टा लाभ A के निवेशी टर्मिनल YZ के संगत वोल्टा VN द्वारा प्रदर्शित है। प्रवर्धित संकेत AVN से पुनर्निवेश जाल में सहायता से पुनर्निवेश वोल्टा VF इज इक्वल टू A बीटा VN प्राप्त करके इसे टर्मिनल X पर लगाया जाता है। प्रवर्धक तथा पुनर्निवेश जाल की सहायता से निवेशी टर्मिनल YZ के संकेत वोल्टा तथा पुनर्निवेश वोल्टा समान कला में प्राप्त होंगे। वोल्टा स्रोत VN को हटाकर टर्मिनल X तथा Y के आपस में जोड़ने पर पुनर्निवेश संकेत चित्र के अनुसार टर्मिनल YZ पर निवेशित होता है। पहला केस है कि A बीटा इज लेस देन 1 की स्थिति में A बीटा VN इज लेस देन VN तथा निर्गम संकेत इस चित्र के अनुसार समाप्त हो जाता है। दूसरा केस है कि A बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो A भी VN इज ग्रेटर देन VN। इस अवस्था में निर्गम संकेत, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है,
प्राप्त होगा। ऐसे दोलन वर्धित दोलन या ग्रोइंग ऑसिलेशंस कहते हैं। जब ए बीटा इज इक्वल टू 1 होने की स्थिति में निर्गम संकेत में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा निर्गम संकेत के आयाम इस चित्र में हमने ई वाले चित्र में दर्शाए हैं। प्रतिपालित या दोलनों को पोषित रखने के लिए आवश्यक शर्त धनात्मक पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक के समग्र वोल्टा लाभ ओवरऑल वोल्टेज गेन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः ए एफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए बीटा। यह स्पष्ट है कि ए बीटा इज इक्वल टू 1 के लिए ए एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ए एफ इज इक्वल टू वी आउटपुट बाई वी इनपुट। अतः यदि वी इनपुट इज इक्वल टू 0 तो ए एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। अतः अनंत लब्धि की अवस्था में निवेशी संकेत वी एन इज इक्वल टू 0 के बिना निर्गम संकेत प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में प्रवर्धक एक दोलित्र के समान व्यवहार करता है। अतः दोलित्र के आवश्यक शर्त इस प्रकार से होती है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बीटा, इसकी जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तथा दूसरा ये है कि पार्श्व परिणामी कला विस्थापन 0 डिग्री या 360 का पूर्ण गुणज अर्थात पुनर्निवेश धनात्मक होना चाहिए। इन शर्तों को पोषित दोलनों के बार्कहाउज़न कसौटी या बार्कहाउज़न क्राइटेरिया को व्यक्त करती है। इलेक्ट्रॉनिकी में बार्कहाउज़न कसौटी रैखिक विद्युत परिपथों में दोलन की आवश्यक शर्त को व्यक्त करता है। इसे सन 1921 में जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक जॉर्ज बार्कहाउज़न 1881 टू 1956 में प्रस्तुत किया था। इसका विस्तृत उपयोग विद्युत दोलित्रों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर की रचना तथा ऋणात्मक पुनर्निवेश परिपथों में जैसे कि ऑपैम्प की रचना करने हेतु किया जाता है, जिससे उनमें दोलनों को रोका जा सके। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक वोल्टा या स्टार्टिंग वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में। किसी दोलित्र को प्रारंभिक वोल्टा रव वोल्टा यानी कि नॉइज वोल्टेज द्वारा दी जाती है। यह रव वोल्टा परिपथ में प्रयुक्त सक्रिय अवयव या प्रतिरोधों में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन के कारण उत्पन्न होती है। रव वोल्टा में लगभग सभी जौकीय आवृत्तियाँ होती है। इस वोल्टा का आयाम बहुत कम होता है तथा यह प्रवर्धित होकर निर्गम टर्मिनलों पर प्राप्त किया जाता है। प्रवर्धित रव वोल्टा का पुनर्निवेश जाल जो अनुनादी परिपथ या कला विस्थापक जाल के रूप में होता है उसमें निवेश कराया जाता है। पुनर्निवेश जाल के कारण पुनर्निवेश वोल्टा ए बीटा बी एक निश्चित आवृत्ति f0 पर अधिकतम हो जाता है। इस आवृत्ति पर धनात्मक पुनर्निवेश के लिए आवश्यक कला विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए रव वोल्टा में विभिन्न आवृत्तियों के उपस्थित रहते हुए भी दोलित्र पर निर्गम एकल जौकीय आवृत्ति ही प्राप्त होती है। दोलित्र की प्रारंभिक अवस्था में पार्श्व लब्धि ए बीटा का मान 1 से अधिक ए बीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है तथा दोलन उत्पन्न होते हैं। वांछित स्तर प्राप्त करने पर प्रवर्धक की लाभ में कमी होती है तथा पार्श्व लब्धि ए बीटा एकांक हो जाती है। ए बीटा इज इक्वल टू 1 पर नियत आयाम के दोलन प्राप्त होते हैं। संक्षेप में दोलित्र परिपथों के लिए इन शर्तों को आवश्यक माना जाता है। पुनर्निवेश धनात्मक होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्थाओं में पार्श्व लब्धि ए बीटा का मान 1 से अधिक ए बीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। वंचित स्तर के पश्चात पार्श्व लब्धि ए बीटा घटकर एकांक हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वतः उत्तेजित दोलनों के लिए परिपथीय आवश्यकता यानी कि सर्किट रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल्फ एक्साइटेड ऑसिलेशंस। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, समस्वरित दोलित्र यानी कि ट्यून्ड ऑसिलेटर के मूल परिपथ को प्रदर्शित करते हैं। प्रवर्धक में कोई भी सक्रिय अवयव जैसे कि ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एफईटी या सक्रियात्मक प्रवर्धक ऑपैम्प को प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रवर्धक के लिए खुला पाश लब्धि ओपन लूप गेन ए है। Z1, Z2 व Z3 प्रतिबाधाएं हैं जो पुनर्निवेशी टैंक परिपथ या टैंक सर्किट का निर्माण करते हैं तथा दोलन आवृत्ति ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। इस परिपथ में प्रतिबाधाएं Z1 तथा Z2 निर्गत वोल्टा संकेत व पुनर्निवेश संकेत के मध्य वोल्टा विभाजक परिपथ की तरह कार्य करती है। पुनर्निवेशी वोल्टा प्रतिबाधा Z1 के संगत वोल्टा है। पुनर्निवेश के बिना परंतु लोड की उपस्थिति की लब्धि AL इज इक्वल टू ZL A डिवाइड बाई ZL प्लस R0 या R0 प्रवर्धक के निर्गम प्रतिरोध है तथा ZL लोड प्रतिबाधा है। लोड प्रतिबाधा ZL को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है ZL इज इक्वल टू Z2 इन पैरेलल विद Z1 प्लस Z3। तो इसका जो मान हो जाएगा वो Z2 इंटू ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई इन ब्रैकेट्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज। पुनर्निवेश गुणक
बीटा इज इक्वल टू Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3। पांच लब्धि बीटा AL इज इक्वल टू Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 इंटू ZL इंटू A डिवाइड बाई ZL प्लस R0। इसका मान हो जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 इंटू A इंटू Z2 इन ब्रैकेट Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तीनों ब्रैकेट्स में डिवाइडेड बाई Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट में डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पूरा ब्रैकेट में प्लस R0। तो ये जो टोटल मान हो जाएगा ये हो जाएगा A Z1 Z2 डिवाइड बाई Z2 इन ब्रैकेट्स Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज प्लस R0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तीनों ही ब्रैकेट में। यदि प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिघातीय धारिता या प्रेरकत्व के रूप में है तो Z1 इज इक्वल टू JK1, Z2 इज इक्वल टू JK2 तथा Z3 इज इक्वल टू JK3। अतः बीटा AL इज इक्वल टू A x1 x2 डिवाइड बाई J R0 x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x3। दोलन के लिए पांच लब्धि वास्तविक होनी चाहिए यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 0 होगा। तो बीटा AL इज इक्वल टू माइनस A x1 x2 डिवाइड बाई x2 इंटू x1 प्लस x3 ब्रैकेट क्लोज। बीटा AL इज इक्वल टू माइनस A x1 डिवाइड बाई x1 प्लस x3, परंतु x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, अतः x1 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस x2। तो बीटा AL इज इक्वल टू A x1 डिवाइड बाई x2। इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि x1 तथा x2 समान प्रकृति अर्थात या दोनों को इंडक्टिव या दोनों धारितीय या कैपेसिटिव प्रकृति के होने चाहिए। क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस x3, अतः x1 तथा x2 प्रेरक प्रतिघात है तो x3 धारितीय होगा। इसी प्रकार x1 तथा x2 धारितीय प्रतिघात है तो x3 प्रेरक प्रतिघात होगा। बार्कहाउज़ेन कसौटी से A बीटा इज इक्वल टू 1, अतः A x1 डिवाइड बाई x2 इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू x2 बाई x1। x1, x2 तथा x3 का चयन तीन अलग अलग दोलित्र कॉल्पिट, हार्टले तथा समस्वरित निवेशी समस्वरित निर्गम दोलित्र का निर्माण करता है। और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो कॉल्पिट दोलित्र है उसमें x1 और x2 में कैपेसिटर है और x3 में L है। हार्टले दोलित्र में x1 और x2 तो L है और x3 C है। समस्वरित द्विवेशी तथा समस्वरित निर्गम उसमें x1 तो Lc है, x2 Lc है। धन्यवाद।